नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज कैबिनेट की बैठक होगी, पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी। स्थानीय चुनाव में शानदार जीत के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। बजट सत्र की तारीखों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। इसके साथ ही कई अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्थानीय चुनावों में शानदार जीत के बाद पंजाब कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी, जो दोपहर 3 बजे सचिवालय में की जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बजट सत्र की तारीखों पर इस बैठक में मुहर लगाई जा सकती है और इसके साथ ही कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। और अब खबर शिमला से है। शिमला में साधु की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग लाठी और डंडों से एक साधु की पिटाई कर रहे हैं। पिटाई के बाद साधु सड़क पर गिर जाता है। साधु पर गाड़ियों के शीशे तोड़ने के आरोप लगे हैं। कसुमटी चौकी इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें साधु की लोगों द्वारा लाठी डंडों से पिटाई की जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरेआम इस साधु की लोगों द्वारा पिटाई की जा रही है। आरोप है कि गाड़ियों के शीशे तोड़े थे साधु ने, जिसके बाद लोग भड़क गए और सरेआम इस तरह से साधु को पीट डाला। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है ये? जी हाँ, देखिए, पिछले कल ये वीडियो जो है काफी वायरल हुआ। काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो चल रहा था। जब इसके बारे में पुलिस से पूछा गया तो एडिशनल एसपी प्रवीण ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है कि ये जो एक कुसुमटी चौकी के इलाके का ये वीडियो है, जो कुसुमटी पंथाघाटी सड़क है, वहाँ का ये वीडियो है। तो ये बताया गया कि पुलिस ने ये कहा कि साधु ने जो है शराब पी रखी थी और इसलिए जो है कुछ लोगों ने जो है इसकी शिकायत की। इसकी शिकायत पर जो है इसे पुलिस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया और इसे जो है आईजीएमसी में इसका मेडिकल करवाया गया। हालांकि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसकी अभी जो है पहचान नहीं हो पाई है। जैसा कि पुलिस ने भी ये कहा कि लोगों ने ये बताया कि इसने जो है शराब के नशे में शायद काफी गाड़ियों के जो है शीशे तोड़े हैं। तो इसी के चलते जो है लोगों में, स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा था। लेकिन वीडियो में जिस तरह से नजर आ रहा है कि किस तरह से निर्मम तरीके से पिटाई की जा रही है, लोग जो है कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो वो भी किसी लिहाज से जो है सही नहीं है। किसी लिहाज से सही नहीं है। रणबीर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ठीक है, साधु पर आरोप था कि उसने गाड़ियों के शीशे तोड़े, लेकिन इन लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्योंकि कानून वाकई में हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल कुसुम, देखिए किस तरह से निर्मम तरीके से जो है पिटाई की जा रही है। हालांकि अगर ये माना भी जाए कि अगर ये आरोप सही है कि इस साधु ने जो है गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, तो पुलिस को इस जो स्थानीय लोग हैं उन्हें जो है इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी, या प्रशासन के किसी अधिकारी को जो है सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह कानून हाथ में लेना जो है सही नहीं है। और हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अगर साधु की तरफ से कोई शिकायत दी जाती है तो कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये पुलिस का कहना है। जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरेआम एक साधु की निर्मम तरीके से यहाँ पर पिटाई की जा रही है। आरोप यह है कि साधु ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे भड़क गए और आप देख सकते हैं कि कैसे इसके बाद एक के बाद एक तरीके से यहाँ पर साधु की लाठी डंडों से निर्मम तरीके से पिटाई की जाती है। साधु के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक साधु की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरेआम कानून को यहाँ पर हाथ में लिया गया, किस तरीके से सरेआम यहाँ पर लाठी डंडों से निर्मम तरीके से इस साधु की यहाँ पर पिटाई की गई है।
तो वहीं धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज की बैठक में हिस्सा लेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बैठक की गई है, जिसमें आज आखिरी दिन जीत के गुर भी सिखाए जाएंगे। बीते 2 दिनों से कार्यकर्ताओं को जीत के गुर सिखाए जा रहे हैं, लेकिन आज की ये बैठक खासा अहम मानी जा रही है और ये बैठक आज की आखिरी बैठक होगी। तो धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें आज आखिरी दिन है इस बैठक का और दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ धर्मशाला से लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कार्य समिति की बैठक है, आज आखिरी दिन है, कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कुसुम, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिग्गज नेता जो है वो उसमें शिरकत कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि दिग्गज नेताओं में से जो सबसे अहम नेता हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो अहम नेता और बड़े नेता हैं, वो हैं जेपी नड्डा। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जो है वो बीते कल उनकी ओर से शिरकत यहां पर की गई थी और उनके साथ जो है वो तमाम दिग्गज नेता जो थे यहां पर मौजूद थे। लेकिन अगर आज की बात करूं तो आज जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है, राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर मौजूद रहने वाले हैं और इससे पहले उनके पिता और उसके साथ ही साथ पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हिमाचल प्रदेश के प्रेम कुमार धूमल जो है वो यहां पर बीते 2 दिनों से यही मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, वो यहां पर मौजूद हैं। सह प्रभारी संजय टंडन यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के सुरेश कश्यप और वो सांसद भी हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो 4 सांसद हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन उनकी मौजूदगी के अलावा हम जो दूसरा हिस्सा यहां पर देख पा रहे हैं कुसुम, तो ये है कि हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो वो मानी जाती है और बड़ी पार्टी होना और यानी संगठन का बड़ा होना और संगठन को संगठित करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां जो प्रदेश स्तरीय कमेटी की जो ये मीटिंग यहां पर हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो इसकी एक खासियत यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा को जो है वो सियासत का गढ़ माना जाता है, राजधानी मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस गढ़ में जो है पूरी तरह से डट जाना चाहती है। यही वजह है कि विगत में भी बड़े जो कार्यक्रम गए हैं, जो यहां के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम थे, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कांगड़ा को ही चुना। कांगड़ा का जो जिला मुख्यालय है धर्मशाला, उसको चुना। यहां पर बाकायदा जन आभार रैली हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। उसके बाद जो इन्वेस्टर मीट हुई जिसमें कि तमाम दिग्गज नेता यहां पर आए, अमित शाह तक यहां पर पहुंचे। इसके अलावा जो है वो यहां पर जैसे उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं और जल्द ही यहां पर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। 2 नगर निगम हैं कांगड़ा में। इसके साथ ही साथ जो है वो उपचुनाव फतेहपुर का होने वाला है। तो इन तमाम सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरी तरह से डट जाना चाहती है और अपने कार्यकर्ताओं में जो वो जोश भरना चाहती है। कुसुम, एक बड़ी बात यह है यहां पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक मिशन लेकर चली है, एक नारा लेकर चली है और नारा वही है कि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में मिशन को रिपीट करना है, यानी रिपीट करनी है सरकार को और इतिहास बनाना है। इसलिए क्योंकि अब तक जो है वो कोई भी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कोई भी हो, यहां पर दूसरी बार कोई भी रिपीट नहीं हो पाया है। यानी पंचवर्षीय योजना के तहत जिन्होंने राज किया है उसके बाद वो सत्ता में वापस नहीं आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यह बहुत बड़ा मौका है इस वक्त, क्योंकि पूरे देश भर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनका डंका बज रहा है और अब नहीं तो कभी नहीं। यही वजह है कि इस बार जो है वो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें जो है वो जोश भरा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कुसुम कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कैसे जो है वो अंतिम स्तर तक, यानी अंत्योदय की जो योजना चलाई है उसके तहत जो वो कैसे अंत जो मतदाता होता है, अंत स्तर पर भी जो मतदाता होता है उस तक कैसे जुड़ना है। इसके लिए बाकायदा कई प्रकार की योजनाओं के तहत इन्होंने काम किया है। जिस तरह से पन्ना प्रमुख वो होता है कुसुम, जो कि पंचायत स्तर पर जिस तरह से वार्ड बेंच चुने जाते हैं उसी तरह से एक पन्ना प्रमुख इन्होंने तैयार कर दिया है, ताकि चूंकि बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं किसी भी बड़े संगठन में और उन कार्यकर्ताओं को इच्छा रहती है कि वो भी, उनको भी कोई ओहदा मिले, उनको कोई दायित्व मिले और अमूमन ऐसा पार्टियों में होता नहीं है, उनको कोई बड़ा दायित्व नहीं मिल पाता। तो सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता इस वक्त चली हुई है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चली हुई है और वो चाहती है कि हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई दायित्व मिले और वो उस दायित्व के तहत काम करे और वही दायित्वों के तहत जो काम किया जा रहा है, जिस तरह से पन्ना प्रमुख। और कल ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कह के गए हैं कि पन्ना प्रमुख एक बहुत शानदार प्रयास था, शानदार योजना थी। अब पन्ना कमेटियां जो है वो बनाई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है जब पन्ना कमेटियां बनाई जाएंगी तो उनमें जो है वो वार्ड स्तर पर भी कितने ही लोगों को जो है वो उसमें दायित्व मिलेंगे, कितने ही लोग जो है उसमें शरीक होंगे। लेकिन दूसरे अगर चश्मे से देखा जाए तो तैयारी पूरी की जा रही है 2022 की और अभी से इसकी तैयारियां जोरों पर है और आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आखिरी दिन है। विचित्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आज की बैठक खासी अहम है और आखिरी बैठक है जिसमें जीत के गुर भी कार्यकर्ताओं को सिखाए जाएंगे।
खाप महापंचायतों में उमड़ रहे जन सैलाब ने किसान नेताओं के तेवर बदल कर रख दिए हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा जिस किसान नेता की हो रही है वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने हिसार के खरक पुनिया गांव में हुई महापंचायत के मंच से सीधे सीधे सरकार को ललकारा और ये कहा है कि खड़ी फसल में आग लगा देंगे लेकिन जन आंदोलन नहीं रुकेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान गुरुवार को रेल की पटरी पर बैठे और रेलों के पहिए जाम कर दिए। रेल रोको आंदोलन के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार के खरक पुनिया गांव में महापंचायत की। इस मौके पर उन्होंने मंच से सरकार को ललकारा और किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को जारी रखने के लिए अगर खड़ी फसल को आग लगानी पड़ेगी तो आग लगा देंगे, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। देखो हालात क्या है, हालात अभी भी है कि सरकार कह रही है 2 महीने में किसान अपने आप को जाएगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ, सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर निकले राकेश टिकैत के आंसुओं ने दिल्ली हिंसा के बाद दम तोड़ते आंदोलन को जिंदा कर दिया और तब से वही किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रही किसानों के आंदोलन ने खाप महापंचायतों का रुख कर लिया और इन महापंचायतों में राकेश टिकैत मुख्य तौर पर पहुंचते हैं। इसी कड़ी में जब वो बरवाला की महापंचायत में बोल रहे थे तो उन्होंने हल क्रांति का ऐलान कर दिया। होगी हल क्रांति, पूरे देश की हल क्रांति होगी और जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वे सब जाएंगे, उसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो नक्शी दिखाई है, इसमें ऊपर कुछ और भी लगे। हमारे जो पंच है सरकार कान खोल कर सुनना, उस पंच से बात कर रहे हैं। हमारा पंच भी हो रहेगा और हमारा मंच भी हो रहेगा। हरियाणा में महापंचायतों में उमड़ रही भीड़ को देखकर राकेश टिकैत के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। पहले के बजाय अब वो सरकार को सीधे सीधे ललकारते हैं। लेकिन क्या खाप महापंचायतों के समर्थन से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति कारगर साबित होगी? क्या राकेश टिकैत इस जन समर्थन से किसानों का फायदा कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए किस तरीके से आंदोलन तो नहीं बदला है लेकिन नेताओं के तेवर बदल गए हैं, किसान नेताओं के। और अब देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर टिकैत की तरफ से कही जाती है कि खड़ी फसल को आग लगा देंगे। देखिए, राकेश टिकैत की अगर हम बात करें तो कई बार उन्होंने कई मंचों से इस प्रकार के जो बयान दिए हैं जिन पर आपत्ति भी जताई गई है और जिनको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा कि राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी के कार्यक्रम से पहले कहा था कि हम जहां पर जो परेड निकलती है 26 जनवरी की, वहां एक तरफ टैंक चलेंगे, दूसरी तरफ ट्रैक्टर चलेंगे। तो इस प्रकार के बयानों के लिए जाने जाते हैं और क्योंकि आंदोलन को बहुत एक लंबा अरसा हो गया है और सरकार की तरफ से तो हम कह सकते हैं या दूसरे जो ग्रुप्स हैं जो सरकार के मंत्री हैं उनकी तरफ से कई बार इस तरीके की इंडिकेशन गए हैं कि अब क्योंकि कटाई का समय आने वाला है, गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है तो किसानों पर काम का बोझ पड़ेगा तो संख्या कुछ घट सकती है। और शायद यही बात राकेश टिकैत इसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे और किसानों में जोश भरने के लिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन अगर खड़ी फसल को आग लगा देंगे तो किसान खाएंगे क्या? वो किसान जो बड़े हैं, जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, जिनके पास इतना पैसा है कि उनका काम चल सकता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, जिनके पास कम खेती है और जिनकी जीविका और जो रोजी रोटी है सिर्फ उनकी खेती पर ही टिकी हुई है, अगर वो आग लगा देंगे तो फिर वो खाएंगे क्या? तो ये महज हम कह सकते हैं कि जोश भरने वाली, किसानों को में उत्साह बढ़ाने वाली बात है। इससे ज्यादा इस बात को नहीं लिया जा सकता और इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि खड़ी
फसल को आग लगा देंगे। बड़ी मेहनत से, बड़ी लागत से किसान अपने पसीना बहाकर ये फसल तैयार करता है, उसको आग कैसे लगाई जा सकती है? जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरीके से किसान नेता इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि खड़ी फसल को आग लगा देंगे, लेकिन आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और यही वजह है कि लगातार किसान आंदोलनरत है। किसान महापंचायत हो रही है और किसान महापंचायत में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए देखिए किस तरीके से ये बयानबाजी की गई है। आंदोलन कर रहे हैं किसान लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर। किसानों की ये मांग है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आंदोलन लगातार जारी है। किसान महापंचायतें हो रही है, लेकिन इस किसान महापंचायत में किसान नेताओं के तेवर बदलते जा रहे हैं। यही वजह है कि अजीबोगरीब बयानबाजियां भी कई बार सामने आ जाती है। इस बीच एक बड़ी बयानबाजी की गई है किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से, जिन्होंने सीधे सीधे मंच से सरकार को ललकारा है और ये कहा है कि किसान जो अन्नदाता है वो खड़ी फसल में अपनी आग लगा देगा, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं करेगा। वो फसल जिसको वो कड़ी मेहनत से सींचता है, जो उसके रोजगार का जरिया है, उसी को वो आग लगा देगा, लेकिन आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के बाद इस बात की जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का समान अधिकार है।